प्रश्न क्या कहता है कि भारत में राष्ट्रीय स्तर के स्वास्थ्य संगठन को विस्तार से समझाइए। मतलब नेशनल पूरे राष्ट्रीय लेवल पर कौन-कौन से हेल्थ के सेक्टर में ऑर्गेनाइजेशन है, उसके बारे में डिटेल से चर्चा करना है। देखिए, आपसे एग्ज़ाम में पूछेगा राष्ट्रीय स्तर पर, ठीक है? राज्य स्तर पर और आपके जिला स्तर पर स्वास्थ्य संगठन, ठीक है? इसको पूछता है, बार-बार पूछता है। तो राज्य स्तर पर पूछेगा, तो मान के आप एमपी से एग्ज़ाम दे रहे हैं, तो एमपी के बारे में पूछ देगा। बिहार से दे रहे हैं, तो बिहार के बारे में हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के बारे में पूछ देगा, ठीक है ना? लेकिन अगर राष्ट्रीय लेवल पर पूछेगा तो यह प्रश्न पूछेगा, जो कि एक बहुत ही अच्छा प्रश्न है। तो चलिए शुरू करते हैं। राष्ट्रीय स्तर पर स्वास्थ्य संगठन, हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन एट नेशनल लेवल। राष्ट्रीय लेवल पर कौन-कौन से हेल्थ का ऑर्गेनाइजेशन है, चलिए देखते हैं। तो यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं, चलिए आपको राष्ट्रीय स्तर पर कहे या केंद्रीय स्तर पर कहे, बात वही होता है, ठीक है? सेंट्रल लेवल पर कहे या नेशनल लेवल पर कहे, ओके? स्वास्थ्य संगठनों के संगठनात्मक ढांचे के निम्न 3 अंग होते हैं, ठीक है? अब ये जो केंद्रीय स्तर पर राष्ट्र स्तर पर जो स्वास्थ्य संगठन है, इसमें मुख्य रूप से 3 जो है आपके ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, ठीक है? इसमें मुख्य रूप से इसके 3 अंग हैं। मतलब नेशनल देश लेवल पर जो स्वास्थ्य, जैसे आप लोग देखते होइएगा कि राज्य में जो है आपके मुख्यमंत्री का चुनाव होता है, तो उसमें मंत्री लोग बनते हैं, तो उसमें भी जो है स्वास्थ्य मंत्री होता है, जो स्वास्थ्य के लिए देख रेख अपना सारा चीज़ें करता है। उसी प्रकार से अभी हाल ही में आप लोग देखे हैं कि चुनाव हुआ, उसमें सरकार बनी, तो उसमें एक स्वास्थ्य मंत्री भी जो है आपको बनाया गया है, ठीक है? स्वास्थ्य मंत्री भी जो है बनाया गया है। ये मंत्री जो है स्वास्थ्य के लिए देखरेख करता है, स्वास्थ्य हेल्थ डिपार्टमेंट में, जो कि पूरे देश लेवल पर होता है, पूरे नेशनल लेवल पर, ठीक है? तो उस नेशनल लेवल पर जो सरकारी संगठन है, इसमें 3 जो है, इसके 3 अंग है, ठीक है? इसके 3 अंग है। कौन-कौन से अंग है? देखिए, पहला अंग है केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय। आप लोगों को पता होगा कि स्वास्थ्य मंत्रालय, उसके अधीन जो है आपके ये 3 अंग आता है, स्वास्थ्य मंत्रालय के अधीन। इसमें आपका होता है केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, यूनियन मिनिस्टर ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, ठीक है? पहला ये हो गया। दूसरा इसका अंग है स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय, डायरेक्टर जनरल ऑफ हेल्थ सर्विस। मतलब स्वास्थ्य सेवा का एक महानिदेशालय होता है, डायरेक्टरेट होता है, ठीक है? तीसरा होता है केंद्रीय स्वास्थ्य परिषद, सेंट्रल काउंसिल ऑफ हेल्थ। ये जो है आपके 3 अंग है। इस तीनों अंग के बारे में आपको अच्छे से डिस्क्राइब करना पड़ेगा इस प्रश्न में। तो आज की इस वीडियो में चलिए हम लोग देखेंगे केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के बारे में देखते हैं, ठीक है? चलिए, ये नाम याद रखिएगा। ये नाम नहीं याद होगा तो इसके बारे में आप डिटेल से चर्चा भी नहीं कर पाइएगा। पहला है केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, यूनियन मिनिस्टर ऑफ हेल्थ, मतलब स्वास्थ्य का, ठीक है? केंद्रीय यूनियन मिनिस्टर ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, ठीक है? यूनियन मिनिस्ट्री। उसके बाद डायरेक्टरेट जनरल ऑफ हेल्थ सर्विस, जिसको डीजीएचएस कहते हैं, स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय। और केंद्रीय स्वास्थ्य परिषद, सेंट्रल काउंसिल ऑफ हेल्थ होता है, ठीक है? चलिए, अब पहला क्या है हमारा यहाँ पे, केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय। पहला जो है हमें जानकारी लेना है, वो है केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के बारे में, ठीक है? तो केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय का मुखिया प्रधानमंत्री द्वारा नियुक्त कैबिनेट मंत्री होता है। मैंने आपको पहले ही बता दिया कि अभी जो स्वास्थ्य मंत्री बने हैं, कोई प्रधान करके हैं, ठीक है? धर्मेंद्र प्रधान है शायद, तो उनको स्वास्थ्य मंत्रालय बनाया गया है। तो उस हिसाब से ये जो केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय है, इसका मेन मुखिया जो है वो प्रधानमंत्री द्वारा नियुक्त किए जाते हैं, नाम दिए जाते हैं कि भाई इसको मंत्री बनाना है। तो प्रधानमंत्री के द्वारा नियुक्त कैबिनेट मंत्री होते हैं, जिसे केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री कहते हैं, जिसे हम लोग केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री कहते हैं। वह एक या एक से अधिक केंद्रीय स्वास्थ्य राज्य मंत्री भी होते हैं, जिनका प्रमुख कार्य केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री का सहयोग करना होता है, ठीक है? तो ये चीज़ें हुआ। तो अभी आप लोगों को पता होगा कि जो चुनाव हुआ है, उसमें एक जो है स्वास्थ्य मंत्री बने हैं, वो केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री होता है, जो प्रधानमंत्री के द्वारा नियुक्त किए जाते हैं, ठीक है? मतलब इन प्रधानमंत्री के द्वारा नाम दिया जाता है कि हाँ, जो है इसको हमको जो है स्वास्थ्य मंत्री बनाना है, ठीक है? और वह स्वास्थ्य मंत्री जो बनता है केंद्र लेवल पर, वह जो है आपके इसी केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय का मेन होता है, मतलब मुखिया होता है, ठीक है? जिसे हम लोग केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री कहते हैं। अब आपको पता होगा कि आप लोग अगर न्यूज़ देखे होइएगा चुनाव वाला, तो उसमें पता होगा कि मंत्री, केंद्रीय मंत्री और राज्य मंत्री, 2 तरह के मंत्री को जो है शपथ दिलाया गया, ठीक है? तो उसमें जो राज्य मंत्री होते हैं, जिसको हम लोग मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट कहते हैं, राज्य मंत्री जो कहते हैं, इसमें राज्य मंत्री का काम होता है। अब जैसे आपको पता है कि हमारे देश में 28-29 राज्य हैं, ठीक है? अब ऐसे में इन सभी राज्यों पर एक केंद्रीय मंत्री ध्यान दे देगा, संभव नहीं है। तो इसके लिए जो है आपके राज्य मंत्री बनाया जाता है। ये राज्य मंत्री क्या, मान गए इनको स्वास्थ्य क्षेत्र का राज्य मंत्री अगर बना दिया जाएगा, तो राज्य मंत्री क्या करते हैं कि ये देखेंगे कि किस किस स्टेट में जो है किस चीज़ का जरूरी है, इनका नज़र जो है रहता है, ठीक है? और वो जो केंद्रीय मंत्री होते हैं, ये सहयोग करते हैं राज्य मंत्री, ठीक है? जो भी स्वास्थ्य के क्षेत्र में राज्य मंत्री बने होंगे, उनका काम है कि केंद्रीय मंत्री को सुझाव देना, ठीक है? इनको बताना कि हाँ, इस स्टेट में ये चीज़ें दिक्कत है, स्वास्थ्य के क्षेत्र में इसको बेहतर कर सकते हैं। तो बेसिकली जो केंद्रीय स्वास्थ्य राज्य मंत्री होते हैं, यह केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री को सजेशन दे सकते हैं, मदद कर सकते हैं, सहयोग करते हैं, ठीक है? इसीलिए राज्य मंत्री बनाया जाता है केंद्रीय मंत्री के अलावा, ठीक है? तो ये हो गया आपका कुछ इसके बारे में इंट्रोडक्शन।
अब इस मंत्रालय के अंदर ये जो केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय है, इस मंत्रालय में 2 विभाग होते हैं। एक होता है डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ मतलब स्वास्थ्य विभाग और एक होता है फैमिली वेलफेयर। 2 मंत्रालय होता है। जो आप लोग केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय एवं फैमिली वेलफेयर परिवार कल्याण देखे हैं, उसी को 2 पार्ट में बाँट दिया गया। केंद्रीय जो स्वास्थ्य मंत्रालय है, वो स्वास्थ्य विभाग है और जो फैमिली परिवार कल्याण है, वह परिवार कल्याण विभाग, दोनों अलग-अलग विभाग में बँट गया। ठीक है? इसमें 2 मंत्रालय सम्मिलित है। अब ये 2 मंत्रालय है तो इसके बारे में देखिए। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग का मुखिया जो होता है सचिव होता है, जो कि भारतीय प्रशासनिक का अधिकारी होता है। अब आपको पता होगा कि मुखिया जो सबसे मेन ऊपर हो गया वो मंत्री हो गया, केंद्रीय मंत्री। लेकिन उसके नीचे जो कर्ता धर्ता होता है, जो मंत्री के ऑर्डर को करता है, लागू करता है, क्या करना है, नहीं करना है। सचिव जो होता है एक आईएएस ऑफिसर होता है, ठीक है। जो आईएएस अधिकारी होते हैं वह इसके सेक्रेटरी होते हैं, ठीक है। विभाग का, इस विभाग का जो मुखिया होगा ना, मान गए हेल्थ में बहुत सारे सेक्टर है, अलग-अलग आपके योजना है, अलग-अलग जो है सेक्टर चलता है। तो उसमें जो उसका मुखिया होगा वह सचिव होता है, सेक्रेटरी होता है। जैसे बिहार में हेल्थ सेक्रेटरी है, ठीक है। हेल्थ मंत्री तो हैं ही, स्वास्थ्य मंत्री तो हैं ही, लेकिन स्वास्थ्य मंत्री अब काम धंधा तो करेगा नहीं ना, वो साइन करता है कि हाँ ये चीज़ें पास कराना है तो उसको लेकर जाएगा अपना मंत्रियों के पास, सब मंत्री कर देगा तो पास हो जाता है मुख्यमंत्री। अब इन चीज़ों को लागू करना है, काम करना है, तो उस पर सेक्रेटरी जो है काम करता है। तो ही जो प्रशासनिक सेवा अधिकारी आईएएस ऑफिसर होते हैं, जो सभी मंत्री के पास कई जो है आपके आईएएस ऑफिसर रहते हैं, सचिव रहते हैं, उनसे उप सचिव रहते हैं, ठीक है। ये सब होता है। स्वास्थ्य सचिव द्वारा संपादित की जाने वाली गतिविधियों में सहायता प्रदान करने हेतु अतिरिक्त स्वास्थ्य सचिव, एडिशनल हेल्थ सेक्रेटरी, ठीक है, ज्वाइंट हेल्थ सेक्रेटरी, डिप्टी हेल्थ सेक्रेटरी आदि की पूरी एक टीम होती है। अब आपको पता है, मैंने अभी भी बताया कि स्वास्थ्य सचिव द्वारा जो भी काम किए जाते हैं, इनमें सहायता कौन कौन देता है, ठीक है। इनमें सहायता देता है आपके अतिरिक्त स्वास्थ्य सचिव, एक अतिरिक्त होता है जो एडिशनल होता है, ठीक है। जो अगर मान गए कहीं सचिव अगर नहीं है तो उसके जगह पर एडिशनल सेक्रेटरी काम करेगा, ठीक है। फिर ज्वाइंट हेल्थ सेक्रेटरी होता है, फिर डिप्टी हेल्थ सेक्रेटरी होता है, आदि का एक पूरे टीम होता है। एक आईएएस का टीम ही होता है जो एक, अब इसलिए कहता है कि मंत्री 5 साल के लिए ही बनता है लेकिन पावरफुल होता है। उसके अंडर में कितने सारे आईएएस खटते रहते हैं, ठीक है, उस विभाग में। तो हेल्थ विभाग में भी, केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग में भी एक तो मंत्री बन गया, एक राज्य मंत्री बन गया, ठीक है। मंत्री को सहयोग राज्य मंत्री करता है, लेकिन उसके अंदर जो भी काम होता है विभाग में, उसका देखरेख कौन करता है, सचिव करता है, हेल्थ सेक्रेटरी करता है। अब हेल्थ सेक्रेटरी को सुझाव देने के लिए या उससे मदद करने के लिए बहुत सारे एक टीम होता है आईएएस का, जिसमें एडिशनल सेक्रेटरी होता है, ज्वाइंट सेक्रेटरी होता है, डिप्टी हेल्थ सेक्रेटरी होता है, ठीक है ना। ये सारी चीज़ होता है। आगे है स्वास्थ्य सेवा निदेशालय, डायरेक्टर जनरल ऑफ हेल्थ सर्विस डीजीएचएस, स्वास्थ्य विभाग को विभिन्न स्वास्थ्य मुद्दों पर तकनीकी सहायता प्रदान करता है, ठीक है। तो ये डीजीएचएस के बारे में हम आगे आपको पढ़ाएंगे, अभी डीजीएचएस के बारे में नहीं पढ़ना है। स्वास्थ्य विभाग को सीधा जान लीजिए कि जो स्वास्थ्य महानिदेशालय होता है वह विभिन्न स्वास्थ्य के मुद्दों पर टेक्निकल जो है सहायता करता है, डीजीएचएस, ठीक है। अब जो आप 2 पॉइंट आप लोग देखे हैं परिवार केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग में, जो 2 आप लोग अलग-अलग उसमें विभाग देखे हैं, एक स्वास्थ्य विभाग देखे हैं, एक परिवार कल्याण विभाग देखे हैं, तो देख लीजिए। फंक्शन ऑफ हेल्थ मतलब स्वास्थ्य विभाग के क्या क्या काम होते हैं। स्वास्थ्य विभाग द्वारा संपादित की जाने वाली कार्यों को संघ सूची, यूनियन लिस्ट तथा समवर्ती सूची में वर्णित किया गया, जिसमें कुछ प्रमुख निम्नलिखित है। अब ये जो स्वास्थ्य विभाग है, स्वास्थ्य विभाग द्वारा जो किया जाने वाला जो कार्य होता है, जो हेल्थ डिपार्टमेंट, जो देश लेवल पर हेल्थ डिपार्टमेंट है, वो जो कार्य करता है वह कार्य यूनियन लिस्ट में यानी संघ सूची में और समवर्ती सूची यानी कंकरेंट लिस्ट में वर्णित है, दोनों में वर्णित है, जिसमें कुछ प्रमुख जो है यहाँ पे इसके काम को दिए गए हैं, ठीक है। यहाँ पे देख लीजिए, विभिन्न देशों व अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों के साथ स्वास्थ्य संबंध स्थापित करना। स्वास्थ्य विभाग का ये काम है कि यह अलग अलग देशों के साथ, अंतर्राष्ट्रीय ऑर्गेनाइजेशन के साथ स्वास्थ्य का संबंध बेहतर करे, स्थापित करे। जैसे डब्ल्यूएचओ क्या है, यह एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, लेकिन देखते हुइएगा डब्ल्यूएचओ को कार्यालय इंडिया में भी है। डब्ल्यूएचओ जो है क्षेत्रीय कार्यालय में जो है अलग अलग स्वास्थ्य के क्षेत्र में काम करता है इंडिया में भी। तो कहीं ना कहीं इससे जो संबंध है वह हमारे देश के स्वास्थ्य मंत्रालय बनाकर रखा है। तो पहला काम यही होता है इसका। आगे का काम है देश के स्वास्थ्य स्तर तथा रुग्णता स्तर के संबंध में आंकड़े प्राप्त करने हेतु विभिन्न सर्वे कराना, ठीक है, करवाना। अब देश में हेल्थ का लेवल क्या है, ठीक है, यहाँ पे बीमारियों का स्तर क्या है, रुग्णता के संबंध में आंकड़े प्राप्त करने हेतु विभिन्न सर्वे कराना। स्वास्थ्य विभाग का काम है कि वह अपने हेल्थ की स्थिति जानने के लिए देश का वह जो है स्वास्थ्य के क्षेत्र में वह चाहे तो सर्वे करवा सकता है, ठीक है। ये भी इसका काम है। तीसरा है स्वास्थ्य सेवाओं के बेहतरीन तरीके से क्रियान्वयन करने के लिए तथा इन्हें अधिक कारगर बनाने के लिए विभिन्न अनुसंधानों को बढ़ावा देना। अब चूंकि पूरे देश लेवल की बात हो रहा है, तो स्वास्थ्य के क्षेत्र में अगर बेहतरीन तरीके अपनाकर अगर कुछ बेहतर कर सकता है तो उसके लिए जो है स्वास्थ्य क्षेत्र में बेहतरीन काम करने के लिए और अधिक कारगर बनाने के लिए चाहे तो स्वास्थ्य विभाग जो है रिसर्च को बढ़ावा दे सकता है, सभी उसके ही हाथ में है। चौथा है विभिन्न केंद्रीय स्वास्थ्य संस्थानों, मेडिकल एवं नर्सिंग कॉलेजों, जीएनएम एवं एएनएम प्रशिक्षण केंद्रों, पैरामेडिकल सेवाओं आदि को सुचारू रूप से संचालन को सुनिश्चित करना, ठीक है। अब कितना भी आप लोग को पता होगा आईएनसी के जाइएगा, आईएनसी के वेबसाइट पर जाइएगा, जो आप लोग को सारे नर्सिंग कोर्स को कंडक्ट करवाती है आईएनसी, जाइएगा उसके वेबसाइट के नीचे लिखा हुआ है कि
स्वास्थ्य केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग का एक अंग है, ठीक है। यानी वो आईएनसी भी स्वास्थ्य विभाग के अंतर्गत ही एक संस्था है, ठीक है। तो इसीलिए कहता है यह विभिन्न केंद्रीय स्वास्थ्य संस्थान जैसे एम्स वगैरह हो गया, मेडिकल कॉलेज हो गया, नर्सिंग कॉलेज हो गया, जीएनएम एएनएम प्रशिक्षण केंद्र हो गया, पैरामेडिकल सेवा हो गया, इन सबको कैसे चलाना है सुचारू रूप से ये तय कौन करता है? स्वास्थ्य विभाग ही तय करता है, ठीक है। उसके बाद आपका आता है पाँचवां है देश में औषधि की उचित गुणवत्ता को बनाए रखने के लिए मापदंडों का निर्धारण करना। इस उद्देश्य की प्राप्ति हेतु स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय के अंतर्गत औषधि नियंत्रण संगठन ड्रग कंट्रोलर ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना की गई है। अब स्वास्थ्य के क्षेत्र में ही, स्वास्थ्य विभाग में ही एक चीज़ें तय किया जाता है कि और मान के हमारे देश में अगर कोई चीज़ें कोई कंपनी पर कंट्रोल ना रखा जाए तो कंपनी अपना मनमानी करेगा। वह जो कीमती चीज़ लगकर जो बनता है उसको नहीं लगाकर वो सीधा आपको दे देगा, पानी मिला के ही दे देगा, पीते रहिए, ठीक नहीं होगा, उसको पैसा अपना बनता रहेगा। लेकिन इसके गुणवत्ता को तय कौन करता है? ये स्वास्थ्य विभाग ही करता है, ठीक है। स्वास्थ्य विभाग के लिए जो है इस तय करने के लिए डीजीएचएस, ठीक है, और औषधि नियंत्रण संगठन को बनाया गया है, स्थापना किया गया है इस स्वास्थ्य विभाग के अंतर्गत ही, जो देख रेख करता है कि ड्रग का क्वालिटी कैसा है। अगर जो गड़बड़ क्वालिटी बनाती है कंपनी उसको ब्लैक लिस्टेड कर देगा, ठीक है। विभिन्न राज्य सरकारों के साथ मिलकर देश में विभिन्न स्वास्थ्य सेवाओं के नियोजन एवं क्रियान्वयन को कार्य करना। अब स्वास्थ्य विभाग का यह भी काम है कि यह अलग अलग राज्यों के साथ मिलकर देश का जो केंद्रीय स्वास्थ्य राज्य मंत्री है या केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री है, वो अन्य राज्यों के मंत्री के साथ मिलकर वो चाहे तो स्वास्थ्य के क्षेत्र में क्या चेंजेज करना है, क्या प्लानिंग करना है, कैसे जो है काम करना है, वो चीज़ें कर सकता है, ठीक है। केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों के लिए पूर्ण स्वास्थ्य देखभाल सुनिश्चित करना। स्वास्थ्य विभाग का ही ये काम है कि जो सेंट्रल लेवल के कर्मचारी है उसके स्वास्थ्य के देखभाल को सुनिश्चित करना। इसीलिए देखते होइएगा कि एयरफोर्स, नेवी वगैरह हो गया, रेलवे वगैरह हो गया, उसके लिए अपना अलग अलग अस्पताल होता है, ठीक है। तो वह केंद्रीय कर्मचारियों को स्वास्थ्य देखभाल भी सुनिश्चित इसी केंद्र लेवल पर स्वास्थ्य विभाग को ही करना होता है, ठीक है। नेक्स्ट है देश में विभिन्न स्वास्थ्य कार्यक्रमों तथा स्वास्थ्य योजनाओं के प्रभावी नियोजन एवं क्रियान्वयन का कार्य करना। अब देश में अलग अलग स्वास्थ्य का कार्यक्रम चलता है, योजना है, तो उसको कैसे इफेक्टिव बनाया जाए, कैसे बेहतर तरीके से चलाया जाए, इसको जो है यही स्वास्थ्य विभाग के द्वारा ही तय किया जाता है। जैसे अलग अलग कार्यक्रम है, राष्ट्रीय मलेरिया नियंत्रण कार्यक्रम, राष्ट्रीय क्षय रोग उन्मूलन कार्यक्रम, राष्ट्रीय कुष्ठ रोग उन्मूलन कार्यक्रम, बहुत सारे कार्यक्रम है, ठीक है। विभिन्न पोषण संबंधी कार्यक्रम, एड्स नियंत्रण कार्यक्रम, टीकाकरण कार्यक्रम, परिवार नियोजन एवं परिवार कल्याण कार्यक्रम, समझ गए, पल्स पोलियो टीकाकरण कार्यक्रम, समेकित बाल विकास कार्यक्रम, ठीक है। ये सारे कार्यक्रम जो है इसके अंतर्गत चलाए जाते हैं और इसको क्रियान्वयन किया जाता है स्वास्थ्य विभाग के अंदर, ठीक है। बेहतर स्वास्थ्य सेवाओं के लिए राज्य एवं अन्य केंद्रीय मंत्रालयों के साथ सामंजस्य स्थापित करना। अब एक बेहतर स्वास्थ्य सेवा देना है हर एक क्षेत्र में, तो ये जो स्वास्थ्य विभाग होता है वह अन्य केंद्रीय मंत्रालयों के साथ एडजस्टमेंट बनाता है, स्थापित करता है, ताकि सभी क्षेत्रों में बेहतर स्वास्थ्य स्थापित किया जा सके, ठीक है। देश में कार्यरत विभिन्न स्वैच्छिक संस्थानों, वॉलंटियर हेल्थ एजेंसी तथा एनजीओ, गैर सरकारी संस्थान एनजीओ को तकनीकी एवं आर्थिक सहायता प्रदान करना। अब ये जो हेल्थ विभाग है, हेल्थ डिपार्टमेंट है देश में, ये क्या करता है, अलग अलग संस्थान जो एनजीओ वगैरह है उसको आर्थिक और तकनीकी सहायता प्रदान करता है, क्योंकि ये एनजीओ सब बहुत अच्छा काम करता है समाज में, ठीक है, लोगों को स्वास्थ्य को बेहतरी करने के लिए। तो ये स्वास्थ्य विभाग का अपना काम है, ठीक है, मैंने आपको बताया। अब यहाँ पे सारे के सारे इंग्लिश दिए गए हैं स्वास्थ्य विभाग के काम में, तो ये चीज़ें को आप लोग को दिमाग में रखना है, ठीक है। आपके एग्जाम में सीधा पूछेगा कि केंद्रीय लेवल पर या राष्ट्र लेवल पर स्वास्थ्य संगठन के बारे में बताएं। अब मैं आपको यहाँ पे बता दूं कि स्वास्थ्य विभाग तो आप देखिए लिए, उसका फंक्शन देख लिए। अब उसी के अंतर्गत आपको पता है कि उसी के अंतर्गत परिवार कल्याण विभाग है, फैमिली वेलफेयर डिपार्टमेंट है। तो इसका क्या काम है? क्योंकि आप लोग देखें कि केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण में दो डिपार्टमेंट है, एक स्वास्थ्य और एक आपका परिवार कल्याण। तो स्वास्थ्य विभाग का काम देख लिए, और परिवार कल्याण का क्या काम है चलिए देखते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए परिवार कल्याण विभाग द्वारा जो भी काम की जाती है उसके मुख्य गतिविधियाँ निम्न प्रकार है, मतलब कौन कौन से काम किया जाता है देख लीजिए। पहला है संपूर्ण देश में परिवार कल्याण केंद्रों के द्वारा परिवार कल्याण कार्यक्रम का सुचारू रूप से संचालन सुनिश्चित करना। अब इसका यही काम है स्वास्थ्य विभाग को आप लोग देख लिए। अब इसी के अंतर्गत एक दूसरा पार्ट है परिवार कल्याण, ठीक है। तो परिवार कल्याण जो एक विभाग है, तो संपूर्ण देश में परिवार कल्याण फैमिली वेलफेयर सेंटर के द्वारा फैमिली वेलफेयर कार्यक्रम कैसे चलेगा, कैसे कंट्रोल किया जाएगा, इसको सुनिश्चित किया जाता है इसी फैमिली वेलफेयर के द्वारा, ठीक है। दूसरा है इस कार्यक्रम में रुचि रखने वाले, ठीक है ना, इस कार्यक्रम में रुचि रखने वाली तथा कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए प्रभावी स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने के लिए तैयार स्वैच्छिक स्वास्थ्य एजेंसी वॉलंटियर को आर्थिक एवं तकनीकी सहायता प्रदान करना। अब आप लोग को पता होगा कि हर एक शिक्षा के क्षेत्र में हो गया, ठीक है, रक्षा के क्षेत्र में हो गया, ठीक है, उसके बाद जो है स्वास्थ्य के क्षेत्र में हो गया, बहुत सारे वॉलंटियर ऑर्गेनाइजेशन है, एनजीओ है, जो काम करता है अपने अपने क्षेत्रों में, और उसको जो है सरकार आर्थिक तकनीकी सहायता मदद करती है। तो ठीक उसी प्रकार से विभिन्न कार्यक्रमों में रुचि रखने वाली और कार्यक्रमों को, प्रोग्राम को सफल बनाने वाले जो भी वॉलंटियर हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, एनजीओ है, उसको तकनीकी और आर्थिक सहायता प्रदान करना है, ठीक है, ताकि वो और ज़्यादा अच्छे से काम कर सके हेल्थ में, ठीक है ना।
क्योंकि इतना बड़ा क्षेत्र है और सिर्फ सरकारी संस्थान ही काम करें तो पॉसिबल नहीं है। तो उसके लिए एनजीओ को बढ़ावा दिया जाता है ताकि एनजीओ गाँव-गाँव जाकर शहरों-शहर जाकर अपना काम कर सके और सरकार इसको मदद करती है, ठीक है? जन समुदाय में कार्यक्रमों के प्रति जागरूकता प्रदान करना ताकि वे इसके अंतर्गत प्रदान की जाने वाली स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ उठा सकें, ठीक है ना? अब इसका काम है, फैमिली वेलफेयर का काम है कि यह लोगों में जागरूकता पैदा करता है ताकि जो भी स्वास्थ्य के कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं उसको ज़्यादा से ज़्यादा लाभ उठा सके, ठीक है ना? गर्भ निरोधन के विभिन्न अस्थायी एवं अस्थायी साधनों की उपलब्धता सुनिश्चित करना। अब इसका काम है, फैमिली परिवार कल्याण मंत्रालय का काम है कि यह गर्भ निरोध के लिए जो अस्थायी एवं जो अस्थायी साधन है उसको सुनिश्चित करना। इसी के अंतर्गत आप लोग देखते होइएगा कि फ्री में कंडोम वगैरह दिया जाता है, ठीक है ना? इसके लिए निरोध मुंह से ली जाने वाली गर्भ निरोधक गोलियां का निःशुल्क वितरण करना, निःशुल्क कॉपर टी लगाना, टीवैक्टोमी और वैस्कोटोमी शिविरों को आयोजन करना आदि शामिल है। तो गर्भ निरोधन के लिए बहुत सारे चलाए जा रहे हैं, कंडोम वितरण किया जाता है, ठीक है, ओरल गोलियां दी जाती है निःशुल्क में, कॉपर टी लगाया जाता है, टीवैक्टोमी वैस्कोटोमी शिविर का आयोजन करके जो है गर्भ से बचने के लिए फैमिली वेलफेयर के द्वारा काम किया जाता है, ठीक है ना? आगे है, जन समुदाय को अपने परिवार का आकार छोटा रखने तथा 2 बच्चों के बीच में कम से कम 3 साल का अंतर रखने के लिए प्रेरित करना। फैमिली वेलफेयर का काम ही है कि यह जो है जनसंख्या नियंत्रण, परिवार के देख-रेख, ठीक है, परिवार में कैसे बेहतरीन स्वास्थ्य सुनिश्चित किया जाए, इसके लिए काम करता है। इसीलिए परिवार कल्याण इसका नाम भी है, क्योंकि यह ज़्यादातर परिवार के कल्याण चाहता है हर एक तरीक़ा से। तो उसी प्रकार से अगर छोटा परिवार होगा तो परिवार का कल्याण होगा। तो परिवार का छोटा आकार रखने के लिए 2 बच्चों के बीच कम से कम 3 साल का गैप हो, इसको प्रेरित करता है कौन? फैमिली वेलफेयर, ठीक है ना? आखिरी है, स्वास्थ्य संबंधी वांछित लक्ष्यों को प्राप्ति हेतु अन्य संबंधित विभागों से सामंजस्य स्थापित करना। फैमिली वेल जिस प्रकार से स्वास्थ्य विभाग का काम था कि वह भी अन्य मंत्रालयों से, अन्य क्षेत्रों से संबंध रखता है, उसी प्रकार से फैमिली वेलफेयर एक विभाग है, इसका भी काम है कि यह अन्य विभागों से सामंजस्य स्थापित रखता है, ठीक है? ऐसा नहीं है कि सिर्फ स्वास्थ्य के विभाग से ही जो है वह सामंजस्य रखेगा, क्योंकि जहाँ भी लोग काम करेंगे अन्य विभागों में, तो वहाँ भी जो है आपके स्वास्थ्य की ज़रूरत है, हर जगह स्वास्थ्य के लिए, बेहतरी के लिए ज़रूरी है। तो स्वास्थ्य संबंधी वांछित लक्ष्यों को प्राप्ति हेतु अन्य विभागों से सामंजस्य स्थापित करना, यह भी परिवार कल्याण विभाग का एक काम है, फंक्शन है, ठीक है? तो इन सारे चीज़ों को मैंने आपको बता दिया, 1-2 बार पढ़िएगा चीज़ों को तो आपको अच्छे से याद हो जाएगा। ये देखते हैं डीजीएचएस के बारे में। इसे संक्षिप्त में हम लोग डीजीएचएस भी कहते हैं, डायरेक्टरेट जनरल ऑफ हेल्थ सर्विस, स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय, ठीक है? इसे डीजीएचएस भी संक्षिप्त में कहते हैं। यह निदेशालय केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार मंत्रालय के लिए स्वास्थ्य संबंधी विभिन्न मुद्दों को हल करने के लिए मुख्य सलाहकार की भूमिका निभाता है। देखिए, यह डीजीएचएस एक प्रकार का जो संस्था है, यह सलाहकार का काम करता है केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के लिए, ठीक है? यह उस मंत्रालय के लिए जो है एक सलाहकार की भूमिका में अपना यह एक अंग है, ठीक है? इसका मुखिया महानिदेशक स्वास्थ्य सेवाएं होता है, जो एक आईएएस ऑफिसर वगैरह जो रिटायर्ड या जो भी हो उनको बनाया जाता है, जो एक ऑफिसर होते हैं वह इसके महानिदेशक होते हैं, यही इनके मुखिया होते हैं, जो स्वास्थ्य सेवाएँ डायरेक्टरेट जनरल हेल्थ सर्विस के नाम से जाना जाता है, ठीक है? नेक्स्ट है इसमें कि स्वास्थ्य संबंधी योजना निर्माण में उसकी सहायता करने के लिए एक अतिरिक्त महानिदेशक, उप महानिदेशक की एक टीम तथा कई प्रशासनिक अधिकारी होते हैं। ये डीजीएचएस के अंदर, इसके अंदर महानिदेशक में एक डायरेक्टर होता है, ठीक है? एक डायरेक्टर होता है। उसके बाद जो है ये महानिदेशक स्वास्थ्य सेवा, इसका मुखिया महानिदेशक स्वास्थ्य सेवाएँ होता है, ठीक है? जो मेन होता है। उसके बाद इसमें इसके अतिरिक्त एक और महानिदेशक होता है, एक उप महानिदेशक होता है, इसका एक टीम होता है और कई सारे प्रशासनिक अधिकारी होते हैं इससे नीचे लेवल में। तो ये महानिदेशक नॉर्मली कहा जाए तो एक प्रशासनिक संस्थान है, जो संस्था स्वास्थ्य के क्षेत्र में है, जो परिवार कल्याण एवं स्वास्थ्य मंत्रालय को क्या करता है, अपनी सलाह मशवरा देता है, ठीक है? योजना वगैरह बनाने में काम करता है और देखभाल करता है, ठीक है? अब इसके कार्य क्या है? ये जो फंक्शन ऑफ डायरेक्टरेट जनरल ऑफ हेल्थ सर्विस, इसके क्या काम है? तो इसके काम है, स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय द्वारा की जाने वाली मुख्य कार्य निम्न है, ठीक है? इसके जो है इसके द्वारा कार्य किया जाने वाला निम्न है, ठीक है? जिस प्रकार से आप लोग जानते हैं सचिवालय होता है, जो सेक्रेटेरिएट जो होता है उसमें विभिन्न काम किए जाते हैं, उसी प्रकार से स्वास्थ्य का भी एक सचिवालय होगा, सचिवालय में स्वास्थ्य का भी जो है अपना एक जगह होता है, तो उसी प्रकार से यहाँ भी है, ठीक है? देश के स्वास्थ्य स्तर के आकलन हेतु विभिन्न सर्वेक्षण करवाना तथा प्राप्त आंकड़ों की व्याख्या करना। डीजीएचएस का काम है कि यह किस प्रकार से हेल्थ में मदद करेगा, तो यह हेल्थ में मदद करता है, इसलिए यह स्वास्थ्य स्तर के आकलन करने के लिए विभिन्न सर्वे करवाता है, जो आंकड़ा मिलता है उसको अध्ययन करता है, ठीक है? देश में प्रभावी स्वास्थ्य शिक्षा संप्रेषण के क्रियान्वय के कम्युनिकेशन के क्रियान्वय के लिए केंद्रीय स्वास्थ्य शिक्षा ब्यूरो, सेंट्रल हेल्थ एजुकेशन ब्यूरो की शुरुआत 1956 में स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय द्वारा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय भारत सरकार के अंतर्गत की गई। देश में हेल्थ एजुकेशन और कम्युनिकेशन को बेहतर तरीके से
चालू करने के लिए केंद्रीय स्वास्थ्य शिक्षा ब्यूरो सेंट्रल हेल्थ एजुकेशन ब्यूरो की शुरुआत 1956 में इसी डीजीएचएस के द्वारा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय भारत सरकार के अंतर्गत किया गया। ठीक है, चलिए तीसरा है, इसका आगे का काम देखिए, विभिन्न बीमारियों के कारण का पता करना, नैदानिक विधियाँ मतलब डायग्नोस्टिक करने का कौन कौन से मेथड है उसको पता करना, रोकथाम के उपाय करना, उपचारात्मक पद्धति के बारे में आदि के बारे में नवीनतम जानकारियाँ हासिल करने के लिए अनुसंधान को बढ़ावा देना, मतलब ये रिसर्च को बढ़ावा देता है ताकि नए नए तकनीक जो है आए और नैदानिक विधियाँ, रोकथाम, उपचार ये सब जो है बढ़ता रहे। ठीक है, चौथा है, देश में कार्यरत विभिन्न मेडिकल, नर्सिंग और पैरामेडिकल सेवाओं के स्टैंडर्ड को बेहतर बनाए रखने के लिए प्रयासरत करना है। तो देखिए नॉर्मली तौर पर जो परिवार कल्याण मंत्रालय के जो लोग काम देखे हैं ना, वह ये भी करेगा। ठीक है, लेकिन एक क्या करेगा, ये विशेष नहीं करता है, ये बेचारा ज़्यादा डिसीजन नहीं लेगा, ये सलाह के काम कर सकता है, देख रेख के काम कर सकता है, क्योंकि यह एक प्रशासनिक है। ठीक है, यह क्या है, यह एक प्रशासनिक है और प्रशासन आदमी का काम ही होता है देख रेख करना, मेंटेन करना, सही से चलवाना। ठीक है, लेकिन जो स्वास्थ्य मंत्रालय जो देखे उसका मुखिया जो स्वास्थ्य मंत्री होता है, तो आप जानते ही हैं कि मंत्री पढ़ा लिखा हो या नहीं हो, लेकिन वो राजा की तरह रहता है, लेकिन उसके पीछे कितना भी पढ़ा लिखा ऑफिसर सब पीछे पीछे रहता है। बात देखते होइएगा, तो वही बात है यहाँ पे। ठीक है ना, मंत्रालय जो अधीन होता है स्वास्थ्य मंत्रालय का, लेकिन ये जो महानिदेशालय है यह अधीन है स्वास्थ्य मंत्रालय के, जो बढ़ावा देता है, जो मदद करता है आंकड़ा जुटाने में, स्वास्थ्य को बेहतर करने में। ठीक है, अच्छा रिसर्च में, ये सब में। साथ में देश में जो कार्यरत मेडिकल, नर्सिंग, पैरामेडिकल जो सेवा है उसके स्टैंडर्ड को बेहतर बनाए रखने का भी ये प्रयास करता है। ठीक है, पाँचवा है, देश में औषधियों की गुणवत्ता बनाए रखने के लिए यह क्राइटेरिया निर्धारित करता है, उन्हें बनाए रखता है। ठीक है, देश में जो भी औषधि वगैरह निर्माण होता है, बढ़िया चलता है, कंपनी सब है, उसको जो है क्राइटेरिया को, यह जो है मापदंड को निर्धारित करता है और बनाए रखने के लिए काम करता है। वरना कंपनी सब पैसा कमाने के होड़ में क्या करता है, डुप्लीकेट दवाई सब बना के कम दाम के बेचने लगता है। ठीक है ना, आगे है सेंट्रल मेडिकल लाइब्रेरी के रख रखाव का कार्य करना। अब यहाँ पे जो मेडिकल से संबंधित लाइब्रेरी होता है उसको भी रख रखाव करने का जिम्मेदारी इसी के अंदर में है। नेक्स्ट है, देश में बेहतर स्वास्थ्य सेवाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करने की योजना निर्माण करना तथा अन्य संबंधित सेक्टरों के साथ सामंजस्य स्थापित करना। तो इसका डीजीएचएस का काम है कि यह देश में बेहतर से बेहतर स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध कराए, इसके लिए योजना बनाना हो तो बनाए, निर्माण करे और अन्य सेक्टरों के साथ जो है यह सामंजस्य बनाता है बेहतर हेल्थ के लिए। ठीक है, तो ये हो गया आपका डीजीएचएस और इसके काम। डीजीएचएस बेसिकली एक प्रशासनिक विभाग है जो हेल्थ के सेक्टर में देख रेख, रख रखाव, रिसर्च को बढ़ावा, ठीक है, स्टैंडर्ड को बनाए रखना, इन सब के चीज़ों का जिम्मेदारी इसके पास होता है। जैसे होता है ना कि पुलिसिया विभाग को दे दिया गया है कि भाई कानून कोई अपना हाथ में ना ले, उसको देख रेख करे, कोई गलत करे तो पकड़े, तो उसी, लेकिन मेन पावर किसके हाथ में होता है, मुख्यमंत्री जो नेताजी है ऊपर बैठे हुए, तो उसी प्रकार से चीज़ें होता है, समझ गए। मेन स्वास्थ्य मंत्रालय है, लेकिन स्वास्थ्य मंत्रालय के हेल्प करने के लिए, बेहतर तरीके से चलाने के लिए योजना वगैरह, ये सब खर्च वगैरह, आंकड़ा वगैरह जुटाना, रिसर्च को बढ़ावा देना, मेडिकल स्टैंडर्ड बनाए रखना, ठीक है, पैरामेडिकल, नर्सिंग, मेडिकल, ये सब के उच्च स्टैंडर्ड बनाए रखना, इन सब चीज़ों को देख रेख और सुझाव का काम डीजीएचएस करता है। ठीक है, तो ये चीज़ समझ गए। चलिए अब तीसरा आता है सेंट्रल काउंसिल ऑफ हेल्थ। सेंट्रल काउंसिल ऑफ हेल्थ कहने का मतलब है केंद्रीय स्वास्थ्य परिषद। केंद्रीय स्वास्थ्य परिषद कहने का मतलब होता है कि आप लोग को मैंने पढ़ाया था, पहला क्या था, केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय। दूसरा क्या था, जो अभी आप डीजीएचएस पढ़े हैं, स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय। ठीक है, और यहाँ पे जो तीसरा है वो सेंट्रल काउंसिल ऑफ हेल्थ। यही तीन अंग जो है हमारे नेशनल लेवल पर हेल्थ के सेक्टर में काम करता है। तो जो केंद्रीय स्वास्थ्य परिषद है, देख लीजिए, केंद्रीय स्वास्थ्य परिषद की स्थापना अगस्त 1952 में की गई थी। इसकी स्थापना के पीछे मुख्य उद्देश्य था केंद्र सरकार तथा राज्य सरकार के मध्य समन्वय स्थापित कर पूरे देश में स्वास्थ्य सेवाओं तथा स्वास्थ्य कार्यक्रमों का प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित करना। अब आपको पता है कि देश में कितना सारे राज्य है, ठीक है, और देश में मात्र एक जो है मंत्रालय है, स्वास्थ्य मंत्रालय, लेकिन वो स्वास्थ्य मंत्रालय पूरे देश में काम करता है। तो पूरे देश में काम करने के लिए जितने भी राज्य है, सभी राज्यों के बीच कोऑर्डिनेशन होना जरूरी है। तो उसके लिए यह केंद्रीय स्वास्थ्य परिषद की स्थापना 1952 अगस्त में की गई। इसका मुख्य उद्देश्य यही था कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच समन्वय, कोऑर्डिनेशन स्थापित करके पूरे देश में बेहतर स्वास्थ्य सेवा और कार्यक्रम को चलाया जाए प्रभावी रूप से। ठीक है, इसीलिए यह सेंट्रल काउंसिल ऑफ हेल्थ लाया गया। ओके, इसके कार्य क्या है, तो इसके कार्य है, देख लीजिए, स्वास्थ्य संबंधी सभी मुद्दों पर बृहद स्तर पर नीतियों को सिफारिश करना, जैसे बेहतर रोकथाम, नैदानिक, उपचारात्मक स्वास्थ्य सेवाएं का क्रियान्वयन करना। अब मैं बता दूं, इसका सेंट्रल हेल्थ काउंसिल, केंद्रीय स्वास्थ्य परिषद का काम है कि यह स्वास्थ्य से संबंधी सभी मुद्दों पर बृहद स्तर पर, मतलब बड़े स्तर पर पॉलिसी का निर्माण यानी सिफारिश करता है।
ठीक है, नीति बनाने का सिफारिश करता है मंत्रालय में, ठीक है। जैसे बेहतर स्वास्थ्य, बेहतर रोकथाम, मैदान बेहतर, उपचार बेहतर, इन सभी सेवाओं का क्रियान्वयन के लिए सिफारिश करता है, ठीक है। पर्यावरण, स्वच्छता एवं प्रदूषणों की रोकथाम इसके जिम्मेदारी में होता है। स्वास्थ्य, शिक्षा, रिसर्च, अनुसंधान इसके जिम्मेदारी में होता है। उपयुक्त पोषण मतलब बेहतर पोषण भी इसके जिम्मेदारी में होता है। टीकाकरण, परिवार नियोजन सेवाएं, मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य सेवाएं आदि का क्रियान्वयन जो है इसके द्वारा किया जाता है। तो ये जो सेंट्रल हेल्थ काउंसिल होता है, इसका काम है बेहतर स्वास्थ्य सेवा के लिए नीतियाँ बनाना, नैदानिक उपचारात्मक स्वास्थ्य सेवाओं का क्रियान्वयन करना, पर्यावरण, स्वच्छता, प्रदूषण का रोकथाम करना, स्वास्थ्य, शिक्षा एवं अनुसंधान को बढ़ावा देना, उपयुक्त पोषण के लिए काम करना, टीकाकरण, परिवार नियोजन सेवा, मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य सेवाएं आदि का क्रियान्वयन करना भी इसका जो है जिम्मेदारी होता है, ठीक है। दूसरा काम है चिकित्सक एवं सार्वजनिक स्वास्थ्य मामलों के बारे में कानून बनाने हेतु प्रस्ताव तैयार करना। अब चूँकि इसका काम ही है कि यह केंद्र और राज्यों के बीच जो है कोऑर्डिनेशन का काम करता है, तो जो चीज़ें बेहतर इससे लगेगा यह जो है केंद्र सरकार को, राज्य सरकार को सुझाव देगा, दोनों के बीच कोऑर्डिनेशन बनाएगा। तो यह चिकित्सा एवं सार्वजनिक स्वास्थ्य मामलों के बारे में कानून बनाने हेतु प्रस्ताव तैयार कर सकता है, ठीक है। उपलब्ध अनुदान के उपभोग के बाद विभिन्न क्षेत्रों में हुई प्रगति की समीक्षा करना। अब जो भी केंद्र से अनुदान मिला है राज्य को, वो अनुदान के बाद जो है ये देखना कि कौन कितना क्षेत्र प्रगति किया है, डेवलप किया है, ठीक है। चौथा है उपलब्ध अनुदान के वितरण के संबंध में सिफारिशें प्रस्तुत करना, ठीक है। जो उपलब्ध अनुदान है उसका डिस्ट्रीब्यूशन करने के लिए यह सिफारिश करता है, प्रस्तुत करता है, ठीक है। तो ये चीज़ें होता है। पाँचवा है केंद्रीय स्वास्थ्य प्रशासन तथा राज्य स्वास्थ्य प्रशासन के बीच सामंजस्य करने के लिए संगठनों की स्थापना करना। इसका काम है केंद्रीय स्वास्थ्य परिषद का, कि केंद्र और राज्यों के बीच जैसे हो बेहतर करने के लिए काम करता है। तो केंद्रीय स्वास्थ्य का जो प्रशासन है, जो अभी मैंने आपको पढ़ाया DGHS, और राज्य स्वास्थ्य जो प्रशासन होता है, इनके बीच सामंजस्य स्थापित करने के लिए संगठनों की स्थापना करना हो तो ये करता है, ठीक है। तो ये सारा काम DGHS से लेकर जो है सेंट्रल हेल्थ काउंसिल के अंतर्गत ये सारा काम आता है, मैंने आपको बता दिया। अब इसको जब तक आप 1-2 बार नहीं पढ़ेंगे तब तक क्लियर होने वाला नहीं है। आप सोचिएगा कि हम PDF पढ़ लेंगे, याद कर लेंगे, नहीं होगा। ये सब चीज़ें नया है जो आप फर्स्ट ईयर में नहीं पढ़े हैं कम्युनिटी में, तो मेहनत करना पड़ेगा। अगर जॉब लेना है तो नहीं मेहनत कीजिएगा तो मुश्किल है, जॉब फिर मुश्किल हो जाएगा मिलना, क्योंकि कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। और अब बहाली भी जो है वह आपकी अब मेरिट नहीं, अब आपके CBT एग्ज़ाम लेकर दिया जाएगा। तो बगैर पढ़े कुछ संभव नहीं है। अगर आप पैसा लगाए हैं, सब चीज़ किए हैं, तो पढ़ना आपको बनता है, ज़रूर पढ़िए, ठीक है। अब हम लोग आज एक नए क्वेश्चन शुरू कर रहे हैं। क्वेश्चन क्या है कि राज्य स्तर पर, अभी हम लोग क्या पढ़ रहे थे, देश स्तर पर, राष्ट्रीय स्तर पर, अब हम लोग राज्य स्तर पर स्वास्थ्य सेवाओं के संगठन एवं कार्यों को समझेंगे। एक क्वेश्चन से पूछता है, या तो पूछ देगा राष्ट्रीय लेवल पर बताइए स्वास्थ्य संगठन के बारे में, या पूछ देगा राज्य स्तर पर बताइए, या पूछ देगा जिला स्तर पर बताइए। तो अभी नेशनल लेवल पर हम लोग ख़त्म कर दिए, अब हम लोग राज्य स्टेट लेवल पर देखते हैं कि स्वास्थ्य के कौन कौन से संगठन हैं, ठीक है। राज्य स्तर पर स्वास्थ्य सेवाओं का संगठनात्मक ढांचा, ऑर्गेनाइजेशनल सेटअप ऑफ हेल्थ सर्विस एट स्टेट लेवल, ठीक है। देखिए, बेहतर स्वास्थ्य सेवाओं के क्रियान्वयन मतलब बेहतर स्वास्थ्य सेवा के क्रियान्वयन के लिए इसे सुनिश्चित करने हेतु नीति निर्धारण एवं योजना निर्माण के दौरान केंद्रीय स्वास्थ्य प्रशासन एवं राज्य स्वास्थ्य प्रशासन के बीच एक सामंजस्य होता है। वह केंद्र सरकार राज्य सरकारों की उनकी आवश्यकता अनुसार आर्थिक तथा तकनीकी सहायता भी प्रदान करती है। देखिए, राज्य स्वास्थ्य स्तर जो होता है राज्य स्तर पर, तो उसमें बेहतर स्वास्थ्य सेवा देने के लिए, सुनिश्चित करने के लिए नीति निर्धारण हो, योजना हो, निर्माण हो। देखिए, राज्य अपने स्तर पर भी नीति का निर्धारण कर सकता है अपने राज्य के लिए, ठीक है। योजना निर्माण कर सकता है, ठीक है। और इस दौरान जो केंद्रीय स्वास्थ्य प्रशासन होता है, राज्य स्वास्थ्य प्रशासन होता है, इसके बीच में सामंजस्य होता है। सामंजस्य क्यों होता है? क्योंकि मान गए अगर केंद्र से आप मिलजुल कर रहिएगा, राज्य वाला अगर केंद्र से मिलजुल कर रहेगा, तो केंद्र सरकार जो है राज्य सरकारों के आवश्यकता अनुसार इसे आर्थिक और टेक्निकल सहायता करता है। अगर आप अपने राज्य से और केंद्र के बीच नहीं सही रहेगा तो नहीं मदद करेगा, फिर आपका जो है स्वास्थ्य स्तर नीचे हो जाएगा या सारा प्रेशर सिर्फ राज्य पर ही आ जाएगा। तो इसलिए ज़रूरी होता है, ठीक है। राज्य स्वास्थ्य प्रशासन के निम्न मुख्य अंग इस प्रकार है। आप लोग राष्ट्रीय केंद्र लेवल पर तो पढ़ ही लिए, अब राज्य स्वास्थ्य प्रशासन के बारे में पढ़िए। यहाँ पे मुख्यतः 3 जो है आपके होते हैं, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, राज्य सरकार। ऊपर जो आप पढ़े थे जस्ट उसके ही ये सेम होता है। अगर आप लोग जो केंद्र वाला राष्ट्रीय लेवल पर पढ़ लिए हैं तो यह पढ़ना बड़ी ही आसान है, ठीक है। सेम है, वहाँ भी स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय था, यहाँ भी वो मंत्रालय है, लेकिन यहाँ पे राज्य सरकार के अंदर होगा, स्टेट गवर्नमेंट के अंदर, ठीक है।
राज्य स्वास्थ्य सचिवालय, स्टेट हेल्थ सेक्रेटेरिएट, जो ऊपर मैंने आपको पढ़ाया DGHS, मैंने बताया भी था वहाँ पे, यह राज्य स्वास्थ्य सचिवालय होता है राज्य में, जबकि केंद्र में DGHS होता है, ठीक है। और जो आप लोग स्वास्थ्य सेवा परिषद जो देखे हैं, ठीक है, केंद्रीय स्वास्थ्य परिषद जो देखे हैं, उसके समतुल्य में राज्य स्वास्थ्य निदेशालय होता है, स्टेट हेल्थ डायरेक्टर होता है, ठीक है। तो ये चीज़ आप लोग को ध्यान में रखना है, ठीक है। देखिए यहाँ पे जो वहाँ पे DGHS देखे हैं ना, वो DGHS ये तीसरा, वहाँ पे जो केंद्रीय स्वास्थ्य निदेशालय देखे हैं, यहाँ पे राज्य स्वास्थ्य निदेशालय है, ठीक है। वहाँ पे जो मिनिस्टर वाला देखे हैं वो यहाँ पे स्टेट लेवल पर है, और वहाँ पे जो केंद्रीय स्वास्थ्य परिषद जो देखे हैं ना, वो यहाँ पे है राज्य स्वास्थ्य सचिवालय, स्टेट हेल्थ सेक्रेटेरिएट, जो कि उसके केंद्रीय स्वास्थ्य परिषद के समतुल्य में है। तो ये राज्य स्तर पर ये 3 अंग है, इसको ध्यान में रखिए। जेरिएट्रिक नर्सिंग भी एक शाखा है नर्सिंग का, ठीक है। जिस प्रकार से साइकेट्रिक नर्सिंग है, पीडियाट्रिक नर्सिंग है, उसी प्रकार से कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग है, उसी प्रकार से वृद्धावस्था नर्सिंग, जीरिएट्रिक नर्सिंग भी एक नर्सिंग का ब्रांच है, शाखा है, ठीक है। अब इसके अंदर होता यह है कि इसके अंदर जो है बुजुर्ग व्यक्ति, वृद्ध व्यक्तियों के देखभाल, उपचार, पुनर्वास और स्वास्थ्य संवर्धन का काम किया जाता है, ठीक है ना। जीरिएट्रिक नर्सिंग प्रॉपर वृद्ध व्यक्तियों के लिए ही बना है, बात समझिए कि नहीं। इसमें वृद्ध व्यक्तियों के लिए ही काम किया जाता है, बुजुर्ग व्यक्ति का देखभाल, उसका उपचार, उसका पुनर्वास, उसका स्वास्थ्य संवर्धन का काम किया जाता है जीरिएट्रिक नर्सिंग के अंदर। इस जीरिएट्रिक नर्सिंग में सिर्फ और सिर्फ वृद्ध व्यक्तियों का देखभाल, उपचार और हेल्थ प्रमोशन और रिहेबिलिटेशन किया जाता है, किसी अदर व्यक्ति का नहीं। जिस प्रकार से पीडियाट्रिक नर्सिंग में सिर्फ शिशु, बच्चा का देखभाल किया जाता है, उपचार किया जाता है, उसी प्रकार से जीरिएट्रिक नर्सिंग में सिर्फ वृद्ध व्यक्तियों का होता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। जीरिएट्रिक नर्सिंग का उद्देश्य क्या है? देखिए, जीरिएट्रिक नर्सिंग का उद्देश्य यही है कि वृद्ध व्यक्तियों को स्वस्थ और स्वतंत्र जीवन जीने में मदद करना, ठीक है, रोगों की रोकथाम करना, क्योंकि वृद्ध व्यक्तियों में बहुत सारे कमजोरी, बहुत सारे रोग आने लगता है, तो उस रोगों की रोकथाम करना, शारीरिक, मानसिक और सामाजिक देखभाल करना, जीवन की गुणवत्ता, लाइफ ऑफ क्वालिटी बढ़ाना। क्योंकि होता यह है कि जब व्यक्ति वृद्ध होता है तो जिस प्रकार से बच्चा डिपेंडेंट होता है दूसरे पर, उसी प्रकार से वृद्ध व्यक्ति भी दूसरे पर डिपेंडेंट होने लगता है। तो जीरिएट्रिक नर्सिंग का उद्देश्य यही है कि ऐसे व्यक्ति, जो वृद्ध व्यक्ति हैं, जो 60 साल या उससे ऊपर का है, उनको स्वस्थ और स्वतंत्र जीवन जीने में मदद करें, उनके रोगों को रोकथाम करें, उनको शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, सामाजिक रूप से देखभाल करें, सपोर्ट करें, ठीक है, उनके जीवन की गुणवत्ता को बढ़ाएं ताकि वह खुद से अपने दैनिक जीवन काम कर सके। तो यही सब इसका जीरिएट्रिक नर्सिंग का उद्देश्य होता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो जीरिएट्रिक नर्सिंग के क्या क्या कार्य होता है? तो देखिए, जीरिएट्रिक नर्स के द्वारा जो जो कार्य किए जाते हैं, जैसे जीरिएट्रिक नर्सिंग के द्वारा मूल्यांकन का काम किया जाता है, असेसमेंट का, जिसमें वृद्ध रोगी का शारीरिक स्थिति, जैसे वाइटल लेना, बीपी, पल्स, रिस्पायरेशन, ये सब असेसमेंट में आता है ना। कोई भी मरीज अगर फर्स्ट टाइम आता है तो उसका मूल्यांकन हम शारीरिक स्थिति से करते हैं, वाइटल लेते हैं, जिससे पता चलता है, ठीक है ना। मानसिक स्थिति, उसका मेमोरी और उसका बिहेवियर का हम लोग मूल्यांकन करते हैं। न्यूट्रिशनल स्टेटस देखते हैं कि व्यक्ति का अभी पोषण का स्थिति क्या है, ठीक है। तो ये सब मूल्यांकन जो है होता है, बात समझिए कि नहीं। तो ये असेसमेंट में होने वाला आप लोग को काम होता है। असेसमेंट में हम पता करते हैं, मूल्यांकन स्थिति का जायजा करते हैं, ठीक है। तो जायजा हम लोग शारीरिक स्थिति के लिए वाइटल से स्टेटिस लेते हैं, मानसिक स्थिति के लिए मेमोरी और बिहेवियर का पता करते हैं, पोषण की स्थिति देखते हैं। तो ये सब स्थिति देखकर हम मूल्यांकन करते हैं, असेसमेंट करते हैं। तो असेसमेंट का काम होता है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखिए ADL, एक्टिविटीज ऑफ डेली लिविंग, व्यक्ति डेली का एक्टिविटी कैसे कर रहा है, इसका भी मूल्यांकन में हम लोग करते हैं। मूल्यांकन होता है, फिर प्लानिंग बनाते हैं, योजना बनाते हैं। जब हम असेसमेंट कर लिए तो अब हम प्लानिंग करते हैं। प्लानिंग में इंडिविजुअल केयर प्लान बनाना, क्योंकि जो वृद्ध व्यक्ति होता है सबका अलग अलग डिमांड होता है, अलग अलग बीमारी होता है, अलग अलग ज़रूरत होता है, तो उस हिसाब से इंडिविजुअल केयर प्लान बनाना। उसके बाद रोगी की ज़रूरत के अनुसार डाइट, एक्सरसाइज और ट्रीटमेंट प्लान तैयार करना, क्योंकि जो वृद्ध व्यक्ति होते हैं, ठीक है ना, सब अलग अलग होते हैं। तो रोगी के जो भी ज़रूरत है उनके अनुसार डाइट, एक्सरसाइज और ट्रीटमेंट प्लान तैयार करना। तो ये सब प्लानिंग में आता है, बात समझिए कि नहीं। आगे है तीसरा पॉइंट है इम्प्लीमेशन। जो प्लान बनाया है अब उसे हमें कार्यान्वयन करना है। तो नर्स के द्वारा इम्प्लीमेशन का कार्य होता है जीरिएट्रिक नर्सिंग में। जैसे जो भी दवाइयाँ का प्लान बनाया है तो दवाइयाँ देना, पर्सनल हाइजीन मेंटेन करना, एक्सरसाइज और मोबिलिटी में मदद करना, बेड सोर का प्रिवेंशन करना। तो यहाँ पे काम किया जाता है, नर्स के द्वारा काम किया जाता है। क्या क्या काम किया जाता है? दवाइयाँ देना,
ठीक है, व्यक्तिगत स्वच्छता मेंटेन करने में मदद करना, एक्सरसाइज और मोबिलिटी में मदद करना, बेड शोर का रोकथाम करना, तो ये सब किया जाता है यहाँ पे नर्स के द्वारा, ठीक है, वृद्ध व्यक्तियों के लिए। तो ये सब इम्प्लीमेशन हो गया। चौथा काम होता है इवैल्यूएशन का, मूल्यांकन का काम होता है। तो यह देखना कि ट्रीटमेंट इफ़ेक्टिव है या नहीं है, इम्प्रूव या डिटीरियोरेशन नोट करना, समझ गए ना। यानी यह देखना कि जो हम काम किए हैं, प्लान बनाए हैं, इम्प्लीमेशन काम किए हैं, वह इफ़ेक्टिव रहा है या नहीं, ठीक है। फिर हम देखते हैं कि कितना इम्प्रूवमेंट हुआ है या फिर कितना इम्प्रूवमेंट नहीं हुआ है, इसको नोट करना। मूल्यांकन में ही ना देखते हैं कि इम्प्रूवमेंट हुआ है या फिर इम्प्रूवमेंट नहीं हुआ है, समझ गए। हम ये देखते हैं कि जो हम किए हैं काम वो इफ़ेक्टिव रहा है या नहीं रहा है, तो ये सब मूल्यांकन में पता चलता है, ठीक है। पाँचवा पॉइंट है हेल्थ एजुकेशन, स्वास्थ्य शिक्षा। स्वास्थ्य शिक्षा कहने का मतलब होता है कि हम वृद्ध व्यक्तियों के लिए स्वास्थ्य शिक्षा देने का भी काम करते हैं, जैसे प्रॉपर डाइट के बारे में जानकारी देना, फॉल प्रिवेंशन करना यानी गिरने से बचाना, और मेडिकेशन एडहेरेंस देना, ठीक है ना। तो हेल्थ एजुकेशन में हम मरीज को प्रॉपर डाइट के बारे में जानकारी देते हैं, ठीक है। गिरने से वृद्ध व्यक्ति हो जाता है तो गिर सकता है, शरीर में उतना ज़्यादा मजबूती नहीं रहता है, तो गिरने से रोकथाम कैसे करना है। मेडिकेशन एडहेरेंस यानी मेडिकेशन में त्रुटि न हो, इसके लिए स्वास्थ्य शिक्षा देते हैं। तो ये सब स्वास्थ्य शिक्षा दिया जाता है, ओके। आगे काम किया जाता है इमोशनल सपोर्ट का, भावनात्मक सहयोग देने का काम नर्स के द्वारा ही किया जाता है। देख लीजिए, लोन लाइनेस कम करना, अकेलापन कम करना, फैमिली काउंसलिंग करना, ठीक है, मरीज को इमोशनली जो है मानसिक रूप से सहायता करना, ठीक है ना, उसके बातों को समझना और उत्तर देना। तो इमोशनली सपोर्ट जो है ज़रूरी हो जाता है एक वृद्ध व्यक्तियों के लिए। सातवां पॉइंट है यहाँ पे रिहेबिलिटेशन। अब पुनर्वास के लिए भी काम किया जाता है, जैसे मरीज को फिजियोथेरेपी सपोर्ट करना, डेली लिविंग स्किल इंप्रूव करना कि व्यक्ति डेली अपने दैनिक जीवन को कैसे जिए, इसके लिए स्किल इंप्रूव करना, बात समझिए कि नहीं। तो ये सब जो है रिहेबिलिटेशन के लिए काम किया जाता है। तो एक नर्स के द्वारा जीरियाट्रिक नर्सिंग में ये सारे काम किया जाता है। तो आपको जो है एग्ज़ाम में अगर पूछेगा तो आप इसको लिखिएगा, ठीक है। देखिए, मैं जो भी पॉइंट पढ़ाता हूँ उसको दिमाग में रखना पड़ेगा, समझ गए। बिना दिमाग में रखे हुए कुछ नहीं होगा। आप पॉइंट दिमाग में रखिए और उस पॉइंट को अपने आप डील कर पाएंगे। इसीलिए मैं इजी लैंग्वेज में बताता हूँ ताकि आप पॉइंट याद रखें और उस पॉइंट को खुद से आप डील कर सकें, समझ गए। जैसे कॉमन जीरियाट्रिक प्रॉब्लम, कभी कभी एग्जाम में क्या होता है, आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा कि जीरियाट्रिक नर्सिंग क्या होता है, जीरियाट्रिक नर्सिंग में होने वाले समस्याओं का वर्णन करें, ठीक है, समस्याओं की सूची बनाएं। तो हम वो समस्या लिखेंगे जो वृद्ध व्यक्तियों में अक्सर देखने को मिलता है, वो समस्याओं को सूची बनाएं। तो देखिए, जो वृद्ध व्यक्ति हो जाता है तो उसको सारे सिस्टम में गड़बड़ी आ जाता है, जितने भी बॉडी में तंत्र है, चाहे वो रिस्पायरेटरी सिस्टम हो, चाहे वो आपका स्केलेटन मस्कुलर सिस्टम हो, उसमें भी समस्या आ जाता है, चाहे आपका कार्डियोवास्कुलर सिस्टम हो, उसमें भी दिक्कत आ जाता है, समझिए कि नहीं। चाहे आपका जो है यूरिनरी सिस्टम है, उसमें भी दिक्कत आ जाता है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम में भी दिक्कत आ जाता है। तो सारे सिस्टम में आप लिख दें और उसमें समस्या लगा देंगे तो हो जाएगा। जैसे रिस्पायरेटरी सिस्टम में समस्या यानी श्वसन तंत्र की समस्या, तो श्वसन तंत्र की समस्या में क्या क्या होगा, व्यक्ति जो है ऑक्सीजन व्यक्ति को कम लेता है, ठीक है ना, व्यक्ति का जो श्वसन की क्रिया है वह जो है व्यक्ति ठीक ढंग से नहीं कर पाता है, श्वसन की समस्या बनी हुई रहती है, ठीक है ना। तो रिस्पायरेटरी सिस्टम में ये सब होता है, व्यक्ति काफ़ी ज़्यादा तेज़ी से सांस लेने लगता है जब एज ज़्यादा होता है तो, ठीक है ना। उसी प्रकार से कार्डियोवास्कुलर दिक्कत होता है, वृद्ध व्यक्ति जब एज बढ़ता है तो व्यक्ति को जो है हाइपरटेंशन का समस्या होता है, उच्च रक्तचाप का, व्यक्ति का हार्ट की समस्या आने लगता है, हार्ट स्लो काम करने लगता है, ठीक है ना। तो ऐसे तमाम समस्या व्यक्ति को जो है कार्डियोजेनिक बीमारी होने लगता है। तो ये सब वृद्ध व्यक्तियों में देखने को मिलता है। तो जितने भी बॉडी में तंत्र है वो सारे तंत्र में समस्या होता है। जैसे उत्सर्जन तंत्र, तो मरीज ने ठीक वृद्ध व्यक्ति जो होता है तो देखते होइएगा उसका यूरिन त्यागने का कोई समय नहीं है, हल्का हल्का यूरिन होगा, ठीक है। उसका जो बाथरूम होता है वो भी ठीक ढंग से नहीं होगा, कभी स्टूल जो है काफ़ी पतला, कभी काफ़ी सख्त, कब्ज बना रहता है। तो एज होने पर ये सारे आने लगते हैं। तो ये सब उत्सर्जन तंत्र की समस्या है, ठीक है। तो हम इसी प्रकार से हम ज़्यादा तंत्र वाला नहीं लिखे, मैं आपको बता दिया हूँ। आपको लॉन्ग क्वेश्चन में पूछेगा तो आप ज़रूर वो सब लिखिएगा। हम सीधा जो है यहाँ पे देखिए फिजिकल प्रॉब्लम में शारीरिक समस्याएं, ऐसे मरीज को वृद्ध व्यक्तियों को शारीरिक समस्याएं आता है। जैसे मरीज को अर्थराइटिस, शारीरिक समस्या में जोड़ों में दर्द सब होने लगता है, हाइपरटेंशन हो जाता है, डायबिटीज मेलिटस हो जाता है, विजन प्रॉब्लम जैसे कैटरेक्ट और ग्लूकोमा, ये सारा समस्या शारीरिक समस्या व्यक्ति को होने लगता है जब वृद्ध हो जाता है। तो नहीं देखते हैं
जब वृद्ध व्यक्ति हो जाता है तो उसको जोड़ों में दर्द पकड़ लेता है, गठिया, उसको हाइपरटेंशन की समस्या, उसको मधुमेह की समस्या, उसको विजन की प्रॉब्लम, ये सारे जो है एज फैक्टर वाला बीमारी होने लगता है। ठीक है, तो ये शारीरिक प्रॉब्लम, शरीर से जुड़ी हुई समस्या। आगे चलते हैं, जैसे हियरिंग लॉस भी होने लगता है, वीकनेस एंड फैटिग, कमजोरी और थकान भी होने लगता है एज के साथ। तो ये सब शारीरिक समस्या है। ठीक है, मेंटल, मानसिक समस्या होने लगता है मरीज को, जैसे मेमोरी का लॉस होना, जिसे डेमेंशिया बोलते हैं। व्यक्ति डिप्रेशन, अवसाद में चले जाता है, व्यक्ति चिंता में, एंजाइटी में सताने लगता है, व्यक्ति काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूज करने लगता है। तो ये सब मानसिक समस्या जो एज के साथ होने लगता है। ठीक है, तो इन सारी चीज़ों को जो है लिखना है। आगे है क्रॉनिक डिजीज होता है, जो लंबे समय की भी बीमारी रहता है एज होने के साथ, जैसे हार्ट डिजीज, ठीक है, स्ट्रोक, COPD, कैंसर। तो एज बढ़ने के साथ एक क्रॉनिक डिजीज भी होने की समस्या व्यक्ति में होने लगता है। ठीक है, चौथा पॉइंट है न्यूट्रिशनल प्रॉब्लम, पोषण से संबंधी समस्या, माल न्यूट्रिशन, कुपोषण मरीज को होने लगता है, वृद्ध व्यक्तियों को। लॉस ऑफ एपेटाइट, भूख की कमी होने लगता है। ठीक है, विटामिन डिफिशियंसी, एज बढ़ने के साथ विटामिन की भी कमी होने लगता है। तो ये सब न्यूट्रिशनल प्रॉब्लम है जो एज बढ़ने के साथ जो है व्यक्ति के अंदर आने लगता है। ठीक है, याद रखिए। पाँचवा पॉइंट है मोबिलिटी प्रॉब्लम, चलने फिरने में समस्या। एज बढ़ने के साथ व्यक्ति को वॉकिंग, चलने फिरने, दौड़ने में भी समस्या आता है, जैसे फॉल रिस्क, गिरने की रिस्क, खतरा रहता है व्यक्ति को, चलते चलते गिर जाना। ठीक है, बैलेंस न बना पाना, यानी स्थिति नहीं बना पाना, फ्रैक्चर की समस्या। ये सारे समस्या जो है मरीज को जो है मोबिलिटी से जुड़ी हुई, मूवमेंट से जुड़ी हुई समस्या वृद्ध व्यक्तियों में रहता है, अक्सर देखने को मिलता है। आगे है स्किन का प्रॉब्लम, मरीज को स्किन काफ़ी झूठीदार हो जाता है, वीक हो जाता है। ठीक है, जिससे बेड सोर का खतरा रहता है, काफ़ी ज़्यादा ड्राई स्किन हो जाता है, झुर्रीदार हो जाता है, इन्फेक्शन का खतरा रहता है। तो स्किन से जुड़ी हुई प्रॉब्लम जो है होने लगता है। सातवां पॉइंट है इलिमिनेशन प्रॉब्लम, यानी उत्सर्जन की समस्या होने लगता है, जैसे व्यक्ति को कब्ज बनना, यूरिन सही से नहीं आना, रुक रुक के आना, ये सब जो है एलिमिनेशन, उत्सर्जन से जुड़ी हुई समस्या व्यक्ति को होता है। कुछ सामाजिक समस्या भी होता है, जैसे व्यक्ति अकेलापन महसूस करना। ठीक है ना, निगलेक्ट बाई फैमिली, परिवार, वृद्ध व्यक्ति जो होता है, देखते होइएगा बहुत सारे वृद्ध व्यक्तियों में, परिवार में उसको निगलेक्ट कर देता है। ठीक है ना, सही से नहीं देखभाल कर पाता है परिवार के लोग वृद्ध व्यक्तियों को। और आर्थिक समस्या, जब वृद्ध व्यक्ति होता है तो कितना भी क्यों नहीं उसको पेंशन आ रहा है, सब चीज़ आ रहा है, फिर भी उसको आर्थिक समस्या जूझने लगता है, क्योंकि एज होने पर व्यक्ति पर दूसरे का अधिकार हो जाता है। ठीक है, तो सामाजिक प्रॉब्लम। और बाकी इसी में जितना भी मैं तंत्र बताया हूँ, रिस्पायरेटरी सिस्टम हो, ठीक है ना, रिप्रोडक्टिव सिस्टम हो, समझ गया, इंडोक्राइन सिस्टम हो, सारे सिस्टम में भी गड़बड़ी आ जाता है। तो आप सबको लिस्ट बना के लिख लीजिएगा। बात समझ गए कि नहीं? तो ये रहा आज का जीरियाट्रिक नर्सिंग, जीरियाट्रिक नर्सिंग के अंदर होने वाला काम। और जीरियाट्रिक नर्सिंग में जीरियाट्रिक प्रॉब्लम कौन कौन सा होता है वो भी मैं आपको बता दिया।